चलिए बिना देरी के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दिल्ली ब्लास्ट को अब केंद्र ने भी इसे आतंकी घटना मान लिया है। जांच एजेंसियां लगातार एक के बाद एक परतें खोल रही है। जांच का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तार दूर तक जुड़ते हुए नजर आ रही हैं। ब्लास्ट दिल्ली में लाल किले के पास हुआ और बारूद की बू नुहू से आ रही है। जी हां, दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए ब्लास्ट की जांच अब नुहू पर केंद्रित होती हुई दिख रही है। नुहू पे अब तक 5 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका। इनमें से बताया जा रहा है कि 3 से 4 डॉक्टर हैं। तीनों फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से नाता रखते हैं। हालांकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी और दिल्ली पुलिस ने 3 दिन की कड़ी पूछताछ के बाद उन्हें आज रिहा भी कर दिया है। इसके अलावा अगर हम अल फलाह यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हैं तो अल फलाह यूनिवर्सिटी की मस्जिद में इमाम जो है वो भी नुहू के गांव सिंगार का रहने वाला बताया जा रहा है। आतंकी मॉड्यूल में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल को अमोनिया नाइट्रेट बेचने वाला खाद बीज विक्रेता भी नुहू का ही है। एनआईए और फरीदाबाद क्राइम ब्रांच लगातार नुहू के अलग अलग इलाकों में छापेमार कार्रवाई कर रही है। हाल ही में जिस किराए के मकान पर उमर रहता था उस घर के बाहर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। डॉग स्क्वाड की टीम भी वहां पहुंची है। इसके अलावा फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को दिल्ली पुलिस की तरफ से समन भेज दिया गया है। यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जावेद अहमद सिद्दीकी से जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में पूछताछ होगी। तो आज इसी पूरे मसले को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ने वाले, क्योंकि सवाल तमाम सारे उठ रहे हैं और लगातार जांच का दायरा जिस तरीके से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले जब जांच दिल्ली में ब्लास्ट होता है फरीदाबाद तक पहुंचती है, लेकिन जब जांच का दायरा बढ़ा तो इसके तार अब नुहू तक पहुंचते हुए भी नजर आ रहे हैं। नुहू अब जब केंद्र में आ चुका है, पूरे जांच के दायरे के केंद्र में नुहू आ चुका है, तो उसके बाद पिछली जो वारदातें हुई हैं उन पर भी सवाल उठ रहा है कि बार बार नुहू ही क्यों। जब भी इस तरीके की आतंकी साजिश सामने आती है, कभी भी कोई भी कहीं पर ब्लास्ट होता है या फिर मुठभेड़ की खबरें सामने आती है, कहीं पर पत्थरबाजी की खबरें सामने आती हैं, तो तार जाकर के नुहू से क्यों जुड़ जाते हैं। ये एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी तक उठ रहा है जब जांच का दायरा नुहू पर पहुंचा है। फरीदाबाद डॉक्टर मॉड्यूल को लेकर के कई सारे सवाल उठ रहे। अल फलाह यूनिवर्सिटी में अब तक क्या क्या हुआ है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। यूनिवर्सिटी से जा रही कारों की जांच हो रही है। इतना ही नहीं बल्कि आपको ये भी जानकारी दे दें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में सीआईडी टीम जांच के लिए पहुंची है। लगातार वहां पर जांच की जा रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में सीआईए की टीम की परमानेंट तैनाती कर दी गई है। अब 24 घंटों वहां पर टीम जो है वो रहने वाली है। फरीदाबाद में बाहरी लोगों से पूछताछ जारी है। जो भी बाहर के संदिग्ध लोग नजर आ रहे हैं उनसे पूछताछ हो रही है। चीटिंग और फोर्जरी में हुई यूनिवर्सिटी पर एफआईआर, ये भी कहा जा रहा है। एनआईए फंडिंग रूट्स की पड़ताल कर रही है। क्या क्या रूट्स रहे हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो डॉक्टर्स वहां पर रहते हैं जिन पर शक है उन तमाम के रूट्स की जांच की जा रही है। कब कब किस किस के संपर्क में रहे हैं, कहां कहां पर गए हैं, आवाजाही क्या रही है, गाड़ियों की आवाजाही की भी लगातार चेकिंग हो रही है। जो भी गाड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, तमाम गाड़ियों की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। जो गाड़ी को चला रहे हैं, गाड़ी चालक जो है या फिर गाड़ी के अंदर जो बैठे हैं, उन सभी से भी पूछताछ की जा रही है। और फरीदाबाद डॉक्टर मॉड्यूल अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो तमाम चेहरे अभी तक निकल कर के सामने आए हैं, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, उमर, तमाम चेहरे हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी में अब तक क्या क्या हुआ वो भी लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट का नुहू कनेक्शन क्या है वो भी आपको दिखा रहे हैं। यूनिवर्सिटी की मस्जिद में इमाम नुहू के गांव का ही रहने वाला बताया जा रहा है और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों का परिचय, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। रणवीर शर्मा, पूर्व आईपीएस अधिकारी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैशाली तोमर, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुकी है। आप दोनों खास मेहमानों का मैं स्वागत करती हूँ और स्वागत के साथ ही चर्चा जो है, वैशाली जी आज आपके साथ शुरू करना चाहेंगे। बार बार तार जाकर के नुहू से ही क्यों जुड़ जाते हैं? देखिए, ब्लास्ट दिल्ली में लाल किले के पास होता है, उसके बाद जब जांच का दायरा बढ़ा फरीदाबाद तक कनेक्शन निकल करके आया और अब नुहू पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे, क्योंकि पहले वाली जो घटनाएं सामने आई थी नुहू को लेकर के, लोग अभी तक उन घटनाओं को भी नहीं भूले हैं और अब एक नए मामले में भी नुहू का नाम सामने आने लगा।
जी, सबसे पहले तो नमस्कार। आपके माध्यम से दर्शकों को भी सादर नमस्कार और मेरे साथ जुड़े जो आईपीएस हैं, उनको भी मैं सादर नमस्कार करती हूँ। हरियाणा की जनता को राम-राम करती हूँ। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही दुखद है। जिन परिवारों ने अपने व्यक्ति को खोया है, अपने लोगों को खोया है, कुछ तो अभी सामने भी नहीं आए हैं, कुछ अस्पताल में हैं और जिन्होंने खो दिया है, उनके लिए गहरी संवेदनाएँ हैं और गहरा दुःख है उनके लिए कि आज जब देश में इतना मैं ये कहूँगी कि बीजेपी की सरकार आने के बाद आप देखेंगे कि 11 वर्षों में ये इस तरह की दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है और जिसको स्वीकारना भी बहुत ही नामुमकिन सा लग रहा है। और क्योंकि पहले हम देखते थे 11 साल पहले हम देखते थे कि जब कांग्रेस की सरकार थी, हम उन दिनों में देखा करते थे जब ट्रेन से जाओ या इस तरह की भीड़-भाड़ इलाके में इस तरह से जो बोला जाता था कि कहीं भी कोई इस तरह की वस्तु अगर आपको दिखाई दे तो उसको उठाइए मत। कोई भी वस्तु अगर आपको संदिग्ध दिखाई दे तो इस तरह उसको उठाइएगा मत, उसको छुइएगा मत या इन नंबरों पे कॉल कीजिए। लेकिन एक अच्छा वातावरण हम कहेंगे कि भाजपा की सरकार आने के बाद बना हुआ था। केंद्र में सरकार आने के बाद, राज्यों में सरकार आने के बाद आपने देखा कि कहाँ 2004 से लेके 14 तक मुझे याद है कि 250 से ज़्यादा टेररिस्ट हमले हुए हैं। 2008 में तो आपको भी याद होगा मुझे लगता है कि मई, जून, जुलाई कोई ऐसा महीना नहीं बचा था कि मुंबई ब्लास्ट से पहले नवंबर में जब ये मुंबई ब्लास्ट हुआ तो उससे पहले कोई भी ऐसा महीना मैं नहीं कहूँगी कि जिसमें कोई ब्लास्ट नहीं हुआ या इतने लोग हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए और जाने कितने लोगों ने अपने शरीर से अपाहिज हो गए और कितने लोगों ने अपने अच्छे खासे हँसते खासे परिवार को खो दिया। लेकिन उसके बाद भाजपा की सरकार आई और देखा कि इस आतंक से हमने किसी तरह से मुक्ति पाई और एक विश्वास जो था वो बन गया था कि अब इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती। लेकिन इतना होने के बाद भी जैसे हमारे जो एक सुरक्षा के व्यक्ति थे उन्होंने कहा था कि आतंक जो है, टेररिस्ट हमें बाहर से ही खतरा नहीं है कि हमें अपनी जो पाकिस्तान से खतरा है। कुछ लोग यहाँ भी अंदर भारत के अंदर भी ऐसे लोग बैठे हैं जो जो इस साजिश में सीधे-सीधे शामिल होते हैं, उनको हेल्प करते हैं और फिर हेल्प करके अपने ही लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो नूह से ये इसलिए तार जुड़े हैं क्योंकि आपने देखा कि जो फर्टिलाइज़र वहाँ पर उसमें यूज़ हुआ तो वो नूह की दुकानों से आ रहा है। इस पर जाँच चल रही है, एनआईए की जाँच चल रही है। खुद जो गृह मंत्री जी हैं वो सीधे-सीधे को बहुत ही संजीदगी से बहुत ही उससे देख रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। अब क्या जाँच निकलती है, किस तरह से चीज़ें सामने आती है, अब कोई भी बड़ा बयान देना या इस तरह से कि नूह ही क्यों? जहाँ पर जो चीज़ें जाँच के दायरे के बाद निकल के आ रही हैं, वही चीज़ें आप देखें कि जो सुरक्षा एजेंसी हैं, वो सामने-सामने उन चीज़ों को लेकर आ रहे हैं। तो ये नहीं है कि इसको किसी को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है। कहीं से कोई चीज़ बन के आ रही है, निकल के आ रही है, सुरक्षा जाँच उसको बता रहे हैं, तो तभी तो नूह का नाम भी जोड़ा गया है, अदरवाइज़ क्यों नूह का नाम जोड़ा जाएगा? और भी अन्य राज्य भी ऐसे हैं जहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है। तो ये कोई इस तरह की बात नहीं है। मैं यही कहूँगी इस पे कि जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, वो अपना काम कर रही हैं और बहुत ईमानदारी के साथ और लेकिन वैशाली एक ही जी, तरह से सुरक्षा आपकी बात को एजेंसियां जो बड़े ही इत्मीनान से सुना, आपकी बात को बड़े ही इत्मीनान से सुना। ठीक है, आपने कांग्रेस के कार्यकाल में क्या कुछ हुआ वो सब बता दिया, बीजेपी के कार्यकाल में कैसे आतंक खत्म हुआ उस चीज का आपने जिक्र किया, तमाम चीजें समझ में आती है। टारगेट नूह को टारगेट कोई नहीं कर रहा है कि नूह को टारगेट किया जाना, बस सवाल ये उठ रहा है कि नूह एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, बार बार वहां से इस तरीके की संदिग्ध गतिविधियां निकल करके सामने आती है, तो बीजेपी कोई काम क्यों नहीं कर रही है उस एरिया पर? सवाल ये है, नूह को टारगेट नहीं किया जा रहा है। अगर बीजेपी काम नहीं कर रही होती ना तो जिस तरह से आपने देखा कि सिलसिलेवार बम धमाके और बहुत बड़े लेवल पर ये टेररिस्ट मॉड्यूल इन्होंने किया था, प्लान किया था, लेकिन इतनी बड़े मैं ये कहूंगी आतंकी घटना को जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियों ने रोका है, जिस तरह से कार्रवाई की है, तो उनकी तारीफ करनी चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कितनी तादाद में लोग मर सकते थे, कितनी तादाद में कितनी बड़ी तरह से नुकसान पहुंच सकता था जनता को, लेकिन उस तरह का
उनको बचा लिया गया है, और जो भी गए हैं उसके लिए दुख है कि ये भी एक दिल्ली वाला ब्लास्ट भी नहीं होना चाहिए था। और जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियां बता रही हैं कि ये एक सिलसिलेवार बम धमाके करने का, ब्लास्ट करने का इनका इरादा था, लेकिन जिस तरह से ये फरीदाबाद में जब बड़ी कार्रवाई हुई और उसको पहुंचते पहुंचते वो तार दिल्ली तक जा पहुंचे, तो इन्होंने अफरा तफरी में ठीक वो है, ब्लास्ट कर दिया। ठीक है वैशाली जी। रणवीर जी का रुख कर लेते हैं। रणवीर जी, आपने वैशाली जी को बड़े ही इत्मीनान से सुना है, क्या आप इनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। और जैसे कि आप पूर्व आईपीएस के अधिकारी के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी काफी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस जो है, अनुभव जो है वो रहा है कानून प्रक्रिया में, तो आप कैसे इस पूरे मामले को देखते हो? जो कार्रवाई अब की जा रही है, जो परत दर परत अब खोली जा रही है, लगातार हम देख रहे हैं हर एक जगह पर जांच एजेंसियां पूरे अलर्ट मोड पर है, कोई भी संदिग्ध नजर आता तुरंत पकड़ लिया जाता है। ये कार्रवाई अब ऐसा नहीं लगता कि देरी से हुई है? अगर इतनी जांच पड़ताल पहले होती तो इस तरीके के ब्लास्ट ना होते। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जहाँ तक हमारे साथी पैनलिस्ट का है, उन्होंने अपनी बात रखी है अपनी पार्टी के हिसाब से, लेकिन हमारा जो नजरिया है वो दूसरी तरीके से देखना है। अगर घटनाओं की सीरीज को आप देखते हैं तो सबसे पहले जब ये पोस्टर 20 अक्टूबर को श्रीनगर के अंदर देखा गया है, और हमारे बहुत ही जाबाज ऑफिसर थे संदीप चक्रवर्ती, जिन्होंने उस पोस्टर उनके पास आया और उन्होंने पूरी इसकी छानबीन की और आदिल तक पहुंचने में वो कामयाब हो गए, जिन्होंने इस पोस्टर को लगवाया था, जो मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। आदिल की गिरफ्तारी के बाद वो 7 नवंबर को फरीदाबाद पहुंच जाते हैं और इस जखीरे को बरामद करते हैं जो वहां धोज के अंदर अल-फलाह यूनिवर्सिटी से संबंधित था और उस गांव में था, और मुजमिल को पकड़ते हैं, डॉक्टर साइना को पकड़ते हैं, और नूर मोहम्मद जिसने ब्लास्ट किया है वो भी वहीं पे होता है। तो उस टाइम में जो हमारी एजेंसी थी उनकी कहीं ना कहीं चूक रही या ढील रही। उसी वक्त ही उन्हें अलर्ट हो जाना चाहिए था कि जब ये हमारा 3003 क्विंटल हमारा ये आरडीएक्स या अमोनिया नाइट्रेट जो पकड़ा गया है, उसके बाद सब एजेंसीज के कान खड़े हो जाने चाहिए थे, और खासकर इंटेलिजेंस के और एनआईए के, कि उस वक्त आके फौरी 7 नवंबर को ही चारों तरफ से घेराबंदी, नाकाबंदी, कॉम्बिंग ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन, जो हमारी एक्सटेंडेड ड्रिल्स हैं पुलिस की, वो चालू हो जानी चाहिए थी। उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ढील रही, और उस ढील की वजह से नूर मोहम्मद को वहां से निकलने में 2 दिन के अंदर, उसे जब ये रेड पुलिस की चली है और अफरा-तफरी बची है, तो उसे निकलने में वहां से मौका मिल गया। और वो वहां से अब उसकी जैसे लोकेशन अब मीडिया के थ्रू आ रही हैं कि भी वो सबसे पहले फरीदाबाद से कैसे कैसे निकला है, वो सारी लोकेशन दिल्ली तक आ रही हैं, और फिर 3 घंटे वहां बैठे रहना उसको लाल किले के पास, उसमें वो लोकेशन आ रही है। वहां भी अगर हमारी पुलिस अलर्ट रहती तो ये कहीं ना कहीं धरा जाता। एक तो ये बात होगी। बात है अब एजेंसी की तफ्तीश की। जो तफ्तीश वाली बात है, उस तफ्तीश के अंदर अब पुलिस परत दर परत अपना सिस्टम बना रही है। अब लापरवाही देखिए ना किस तरीके से लापरवाही रही कि भी जो अमोनिया नाइट्रेट श्रीनगर से लेके गए वहां अपने, जो अभी ब्लास्ट हुआ है, वो जगह का नाम मेरे दिमाग से निकल गया, जिस थाने के अंदर ये रखा हुआ था, उस थाने में ही ब्लास्ट, कश्मीर के अंदर जी। उस, हाँ, जो अभी हादसा हुआ वो बड़ा दुखद था कि भी वहां भी हमारी कहीं न कहीं लापरवाही रही उन मॉड्यूल को तैयार करने में। जो हम नमूने लिए जाते हैं उनकी कहीं न कहीं लापरवाही रही मुलाजिमों की, कि वो अच्छी तरीके से उनको देखभाल नहीं कर सके और वहीं पे वो ब्लास्ट हो गया। तो इन लापरवाहियों को देखते हुए अब जो पुलिस अलर्ट होकर के, चौकन्ना होकर के ऑल इंडिया लेवल पे जो 11 राज्यों के अंदर अलर्ट हो रहा है, वो बिल्कुल सही है। और हमारी जो सेंट्रल एजेंसी है उनका भी अलर्टनेस बिल्कुल सही है, क्योंकि बॉर्डर एरिया को उन्हें बिल्कुल सील करके रखना पड़ेगा। जो हमारी एजेंसी हैं, खासकर इंटेलिजेंस और एनआईए है, उनका जिम्मेवारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि वो एक एक मतलब सिस्टम, जो अभी गिरफ्तार हैं जितने भी मुलजिम 10, 11, 12 जो है, और बाकी कुछ 15 आदमी हैं वो वहां से फरार है, जो कि इन 3-4 साथियों से लिंक थे, उनकी तलाश में जारी। अब एक साथी उनका पकड़ा गया है, नूर मोहम्मद का, जो उस कार को दिलवाने के अंदर शामिल था, वो नू से संबंधित है। और जो फर्टिलाइजर समझ करके ये नाइट्रोजन लाया गया है नू की दुकानों से,
वो भी तफ्तीश से संबंधित है। ठीक। नूह का एरिया अगर आप वहाँ की टोपोग्राफी देखेंगे तो जो हमारा फरीदाबाद का धोज एरिया है, धोज के साथ ये बल्लभगढ़ के अंदर आता है और इसके साथ हमारा लगता है पलवल और हथीन, हथीन के साथ लगता है नूह और साथ में फिरोजपुर झिरका एरिया। तो यहाँ पे ये सारा एरिया अल्फ्ला यूनिवर्सिटी के सिंपैथाइजर है और जो भी बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं उनको किसी न किसी तरीके से नूर मोहम्मद और ये जो डॉक्टर थे, जो इनका गैंग था, ये उनको मतलब किसी तरीके से कांटेक्ट करता था और कांटेक्ट करके अपनी राह पे लाने की कोशिश करता था। जैसे खुद ये फिदाइन बने, दूसरों को भी वहाँ पे उन्होंने एक ट्रेनिंग सेंटर बना रखा था और लेबोरेटरी भी बना रखी थी जी। जिससे कि ये सारा सिस्टम चल रहा था। ठीक है, चलिए ठीक। यही तफ्तीश का 1 मिनट और लूंगा मैं आपकी। यही अब तफ्तीश मेन पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है कि वो किन किन लोगों से ये चारों लोग कांटेक्ट में थे, उनके टेलीफोन निकाले जा रहे हैं, किन किन लोगों से इनका आना जाना रहा है, खासकर नूर फिरोजपुर झिरका के एरिया में, क्योंकि नूर मोहम्मद फिरोजपुर झिरका में भी गिरा है। जैसा कि एटीएम की लोकेशन उसकी आ रही है, कार लोकेशन आ रही है और गार्ड की लोकेशन आ रही है, प्लस वो नू के अंदर से उन दुकानों से ये नाइट्रोजन खरीदना है फर्टिलाइजर समझ करके, वो भी आ रहा है। मतलब अब दुकानदारों ने भी देखना है कि भी एक डॉक्टर, हालांकि वो डॉक्टर के भेस में नहीं था, एक सिंपल आदमी के भेस में था, जवान लड़का फर्टिलाइजर का क्या करता है, क्योंकि किसके लिए तो फर्टिलाइजर यूज होता है। वो सारी शक के घेरे में दुकानदार हैं, जो दुकानदारों के साथी हैं, प्लस जो लेबोरेटरी है वो शक के घेरे में है। कौन कौन लोग उसके लेबोरेटरी में आते रहे, किन किन लोगों की विजिट है या इनकी विजिट है, वो सारा अब एक कनेक्ट सिस्टम बनेगा और उसके बाद परत दर परत वो सिस्टम आगे चालू होगा कि ये जो नया मॉड्यूल व्हाइट कॉलर का तैयार हुआ है ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि आमतौर पे पुलिस भी और जनता भी इन लोगों पे ऊपर एक अच्छी निगाह रखती है, डॉक्टर के ऊपर। आखिर ये तो जान बचाने वाले हैं, लोगों का दुख दर्द सुनने वाले हैं, तो उसको अच्छी निगाह से देखते हैं और पुलिस भी उस पर कभी शक नहीं करती। लेकिन अब ये शक के घेरे में आ गए हैं। यही रणवीर जी, यही एक गलती रही है कि शक के घेरे में नहीं लिया गया, अच्छी छवि से उन्हें देखा गया। वैशाली जी, देखिए आपने रणवीर जी को भी सुना होगा, उन्होंने बताया कि नूह में किस तरीके से वहां पर दुकानों से सामान खरीदा जा रहा था, लेकिन शक किसी ने नहीं किया गया। आप नहीं मानते कि सुरक्षा में चूक है? नूह में ये जिम्मेदारी बनती थी सरकार की, प्रशासन की, कानून की, किसी की तो जिम्मेदारी बनती थी ना। इतनी भारी मात्रा में वहां पर केमिकल खरीदे गए, बेचे गए, किसी ने कोई ध्यान तक नहीं दिया। देखिए, आपका नाम जान लूं एक बार? आंचल। हाँ, आंचल जी, क्या होता है ना, जब बीजेपी कार्रवाई करती है, जिस तरह से आपने देखा कि संभल में इनकी जो मस्जिदें होती हैं, जब कार्रवाई करते हैं तो किस तरह से विपक्ष आकर बैठ जाता है। ये तो जन जन को देखना पड़ेगा ना, तो प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी होगी। अब दुकानदार, आप देखें, वो दुकानदार भी तो यही का रहने वाला है ना, और जब उसके दिमाग में कोई शक नहीं है, अब हर कोने कोने, चप्पे चप्पे, हर दुकान, हर घर के बाहर तो पुलिस तैनात नहीं होती। जब उनको, आप ये भी देख रहे हैं कि भारत में रहने वाले लोग ही उनको हेल्प कर रहे हैं, तो आप ये देखें कि किस तरह से जब बार बार कहा जाता है, जब बार बार आप कहते, जब कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता या भाजपा का कोई प्रवक्ता जब इस तरह की बात करता है कि मस्जिदों के ऊपर या अन्य मदरसों के ऊपर या क्या ही इतनी बड़ी उसमें चल रहा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो तब बैठकर यहीं पर बैठकर जातीय धर्म और तो क्या सरकार ये मानती है कि जो नूह वाला एरिया है, ठीक है वैशाल जी, तो क्या सरकार ये मानती है कि जो नूह वाला एरिया, वहां पर कट्टरपंथ बढ़ता जा रहा है, जिसे सरकार नहीं रोक पा रही है? अगर सरकार, देखिए वहां पर आप पहले की तादाद में और अब बीजेपी की सरकार के बाद अगर आप देखेंगे तो बहुत चेंज है। आप वहां पर जाकर देखें, वहां के लोगों से, मैं अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गई थी, तो मैंने देखा कि पहले माहौल में और अब के माहौल में कितना जमीन आसमान का अंतर है। जिस समय घटनाएं तो अब भी होती है ना वैशाली जी, वहां पर जा भी नहीं सकते थे, घटनाएं तो हम एंटर भी नहीं कर सकते थे, और आज हम बैठ के मोदी जी की नीतियों की, मोदी जी के विकास की बात करते हैं और सब सपोर्ट करते हैं
हैं, सब तालियां बजाते हैं, नारे लगाते हैं, तो बहुत परिवर्तन है। ऐसा नहीं है वहां पर जिस तरह से आज आप इसको इस तरह से समझिए आंचल जी कि ये बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। हम कोई भी चीज बैठकर ऐसे सुरक्षा एजेंसियों पर नहीं विशाल वो जी, लगा विपक्ष सकते का कहना तो ये है कि हादसा तो अब भी हुआ ना। सिर्फ बात करने के माध्यम से हम एनआई पर, हम एजेंसियों पर, हम सुरक्षा एजेंसियों पर, हम पुलिस कर्मियों पर, जो एक दिन जिनके लिए ना ही तो कोई अपने एक परिवार की एक छुट्टी भी उनको मिलती, दिवाली जैसी छुट्टी उनको नहीं मिलती, होली जैसी एक छुट्टी उनको नहीं मिलती, और उसके बाद वो दिन रात जब हम लोगों की सेवा में लगे रहते हैं और हम उन पर बैठकर इस तरह से आरोप लगाए, तो इस तरह से उनका मनोबल नहीं बढ़ने वाला है। इस तरह से हम उनका आज विपक्ष ने किसी भी जांच एजेंसी पे आरोप नहीं लगाया। विशाली जी, आप बात सुनिए। विपक्ष ने किसी जांच एजेंसी पे आरोप नहीं लगाया। विपक्ष तो सीधा सीधा सरकार से सवाल कर रहा है कि सरकार बैठ करके सिर्फ बयानबाजी करती है, काम तो कुछ किया नहीं। विपक्ष को जब एक साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि आप देखें जब भी इस तरह की वारदात होती हैं, जब इस तरह के हमले होते हैं, ना ही तो उसमें ये देखा जाता कि ये इन्होंने कांग्रेस को वोट किया है, इन्होंने बीजेपी को वोट किया, ना ही उसमें ये देखा जाता है ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है या ईसाई है। आप उसमें देखें कि उस हमले में मुस्लिम भी एक व्यक्ति मरा है, आप देखें उसमें कितने हिंदू, कितने सिख, कितने ईसाई, उसमें कोई जाति धर्म कुछ भी नहीं देखा जाता। अगर सबके सब सपोर्ट करें, चाहे वो विपक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति है, चाहे वो पक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति है, अगर सब सपोर्ट करें तो ये इस तरह की वारदात कभी भी नहीं होंगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाते हैं। यही बात विपक्ष कहता है। सपोर्ट करने के नाम पे बिल्कुल यही बात, यही शब्द जो है विपक्ष की तरफ से कहे जाते हैं कि सबको मिल बांट करके काम करना चाहिए। अगर हम सब साथ में चलेंगे तो इस तरीके की वारदातें होंगी नहीं, लेकिन हम सिर्फ बयानबाजी में रह जाते हैं। यही बात सरकार करती है, यही बात विपक्ष करते हैं। ना जाने जनता का ख्याल कौन रखेगा। रणवीर जी, आपके पास आते हुए, जिस तरीके से दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, हालांकि वैशाली जी का तो ये कहना है कि बड़ा ब्लास्ट ये है नहीं। हाँ, जिन लोगों की जान गई उन पे उन्होंने दुख जरूर प्रकट किया, लेकिन ये बड़ा ब्लास्ट नहीं है। तो इतना बड़ा ब्लास्ट यहाँ पर हो जाता है, इतने लोगों की जान यहाँ चली गई। मैं आपको रोकना चाहूंगी, माफ कीजिए, मैं आपको रोकना चाहूंगी। आप अपने शब्दों को, आप अपने विचारों को मेरी भाषा में ना ही बताएं। मैं जो कह रही हूँ, मैं बहुत सोच समझ के बोलती हूँ, मुझे पता होता है। आपने शुरुआती जवाब में कहा, आपने विशाली जी शुरुआती जवाब में कहा, आपने शुरुआती जवाब में कहा कि दिल्ली में ब्लास्ट जो हुआ, दिल्ली में ब्लास्ट जो हुआ, इससे बड़ा ब्लास्ट होने वाला था, लेकिन ये इतना बड़ा ब्लास्ट नहीं हुआ है। इस पर हमें जांच एजेंसियों पर गर्व होना चाहिए कि उन्होंने बड़ा ब्लास्ट होने से रोक लिया। आपके शुरुआती शब्द यही थे और यही शुरुआती शब्द मैंने अभी कहे। शायद रणवीर जी भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। ठीक है रणवीर जी, आप इस पूरे ब्लास्ट में सबसे बड़ी चूक क्या मानते हैं? क्या चूक हुई है जो आपको फिलहाल नजर आता है, जो खबरें अभी तक आपने पढ़ी या फिर जो एजेंसियों की तरफ से रखी गई है बातें? तो हमला कैसे बड़ा नहीं था? रणवीर जी, एक भी व्यक्ति गया जिसमें 12 लोगों की मौत हो जाती है और ठीक है वैशाली जी, क्या वो बड़ा नहीं है? ठीक है, उन परिवारों से पूछे जिन परिवारों का एक व्यक्ति चला गया और उनका पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। उस पूरे परिवार, हम तो बैठ करके कह ही रहे हैं कि दिल्ली में इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया, जिम्मेदार कौन? परिवार को चलाने वाला। हम तो यही सवाल कर रहे हैं ना वैशाली जी, इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया, जिम्मेदार कौन? आप एक बार ठीक है, आप शांति बनाए रखिए वैशाली जी, आप शांति। रणवीर जी से मेरे को, ठीक है वैशाली जी की आवाज थोड़ी देर के लिए डाउन कर दीजिए। रणवीर जी, समय कम है, जवाब दे दीजिए। देखिए, हादसा बहुत बड़ा था, छोटा मोटा हादसा नहीं है, इसमें बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं। लेकिन जहां तक सवाल आंचल जी, जो पार्टियों का सिस्टम है ना, चाहे बीजेपी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, पार्टियां जो है ना वो शासन में आती हैं, लेकिन जो मेन काम है वो पुलिसिंग का है, पुलिस का है। कि पुलिस स्टेशन जो है उसका जो थोड़ी बहुत चूक रही, मैंने उनका जिक्र किया है, लेकिन पार्टी का इसमें कोई सिस्टम नहीं है। क्या अभी तक आपको कौन सी सबसे गंभीर चूक नजर आई रणवीर जी? मेन जो पॉइंट मैंने बताया ना, चूक जहां पे रही कि भी 7 नवंबर को जब फरीदाबाद के अंदर गिरफ्तार होके आता है और वो जगह हमें तस्दीक कराता है कि भी हमारा कौन कौन डॉक्टर यहाँ पे हमारे से संबंधित हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी सामने आती है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के साथ धोज के वो गांव तगा का समझ में आता है जहां पे ये नाइट्रोजन रखा हुआ था, DX 3000 किलोग्राम रखा था छोटे छोटे पैकेट के अंदर। तो ये 7, 8, 9 जो 3 दिन है, इन 3 दिन के अंदर जो पुलिस की सर्च होनी थी, कॉम्बिंग ऑपरेशन होना था, जो हमारी स्टैंडर्ड ड्रिल है, उसमें कहीं न कहीं यूनिवर्सिटी के आसपास एरिया में कमी रही।
जहां से फरीदाबाद से उमर मोहम्मद को निकलने में कामयाबी मिली। इसके बाद दूसरी उसमें ये रहा हमारी चूक, वो रही कि भी हमारी लाइजन कमेटी होती हैं, जो हमारी बॉर्डर एरिया का एरिया है, दिल्ली से और फरीदाबाद बिल्कुल बॉर्डर एरिया है, तो वहां पे हमारी डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट लाइजन होती है, कमिश्नर टू कमिश्नर लाइजनिंग होती है आपस में। तो कमिश्नर दूसरे कमिश्नर को फौरी बताता है कि भी इसी तरह से ये मामला पकड़ा गया है, क्योंकि दिल्ली नजदीक है और आगे हम इनको खोलने की प्रक्रिया जारी रख रहे हैं कि इन्होंने कहां कहां पे ये इसको मिसयूज करना था और कहां हाथ से करने थे। और इस साथी की वहां पे नॉलेज आ गया था कि भी इनका जो चौथा साथी है उमर मोहम्मद, वो यहाँ से गायब है और उसकी I-20 जो आई है वो गायब है। वो अगर नाकाबंदी और सर्च ऑपरेशन थोड़ा सा तेजी से हो जाता, स्मार्टली हो जाता, तो ये फरीदाबाद के एरिया में वहां की जो चूक रही वहां, यानी कि सर्चिंग में ही कहीं ना कहीं शुरुआत से देरी चल रही थी। अगर वही स्टार्टिंग से अच्छे ढंग से चलती तो ये बड़ा ब्लास्ट नहीं होता। ठीक है, आज समय इतनी इजाजत देता। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरियाणा की पंचायत में सिर्फ इतना ही।